तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाली जो वैकेंसियां हैं, जैसे यूपी लेखपाल, वीडियो और साथ ही साथ इसे हट कर देखा जाए तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, आईसीएआर, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जैसे जो भी परीक्षाएं हैं जिनके अभी करंट में जो वैकेंसियां आई हैं, उनमें जिस प्रकार के साइंस से जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, उन जनरल साइंस के क्वेश्चन से संबंधित जो है बहुत ही उम्दा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिनके पूछे जाने की संभावना जो है बहुत अधिक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने स्टडी सीबीएल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, अर्थात अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत अपने जो है शुभ हाथों से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, और हाँ, इसमें अधिकांश क्वेश्चन जो है फिजिक्स से रिलेटिव होंगे। और कल मेरी वीडियो आने में जो है मैं कह सकते हैं अनुपस्थित हो गया। उसका रीज़न ये था कि कल नॉर्थर्न पार्ट में हमारे जो है आंधी तूफान और बरसात हुई थी, जिसके कारण बिजली वगैरह ख़राब हो गई थी, तो फिर वीडियो आने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो आप भी अपना ऑप्शन दीजिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का विवर्तन। तो इंद्रधनुष जो बनती है, ध्यान दीजिएगा, वो बनती है प्रकाश के परावर्तन के कारण। प्रकाश के परावर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष बनती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कहा कि न्यूनतम, मैंने कहा ना अधिकांश, इसमें सारे क्वेश्चन, अधिकांश क्वेश्चन जो है आपको फिजिक्स से मिलेंगे, कुछ केमिस्ट्री से भी मिल जाएंगे, लेकिन अधिकांश फिजिक्स से ही इसमें है, भौतिक विज्ञान से, सामान्य भौतिक विज्ञान जिसको आप कहते हैं जनरल साइंस का, जो कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को केवल कम्पिटिटिव एग्जाम वाले ही देख सकते हैं, जो क्लास का अध्ययन कर रहे हैं बच्चे वो भी इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकतम न्यूनतम तापमापी, अधिकतम भी कह रहा है और न्यूनतम भी कह रहा है। तापमापी यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम तापमापी में से एक तरल पदार्थ पारा होता है, इसका और दूसरा कौन सा होता है? एक तो पारा और दूसरा कौन सा है? दूसरा एल्कोहल है, या स्पिरिट है, या मिट्टी का तेल है, या पानी है? तो दूसरा दोस्त आपसे बता दूं, दूसरा इसमें एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। अधिकतम और न्यूनतम तापमापी दूसरा क्या होता है? एल्कोहल होता है। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। करा कि सूर्य की किरणें हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती हैं? चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सूर्य की किरणें हम तक जो पहुंचती है ना, वो विकिरण के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कहता है कि छोटी सी वस्तु, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? जो छोटी वस्तुएं हैं उन्हें देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? कहा कि ओसिलोस्कोप, टेलीस्कोप, पेरिस्कोप, या माइक्रोस्कोप। तो छोटी वस्तु को देखने के लिए आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? संवेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण, बल, शक्ति, या ऊर्जा। तो संवेग में जो परिवर्तन होता ना, उसे बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल, फोर्स। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। ठीक है, धारा की इकाई क्या? धारा से मतलब यहाँ विद्युत धारा। धारा की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई होती ओम, वाट, एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो धारा की जो इकाई होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है, एम्पियर। ठीक है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। ओम प्रतिरोध का मात्रक होता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये कहता है वायु की नमी किससे मापी जाती है? यह है हाइड्रोमीटर द्वारा, हाइग्रोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो वायु की जो नमी है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। किसके द्वारा? हाइग्रोमीटर के द्वारा वायु की नमी को मापा जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आपको लेके चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा कि हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है जिससे कि वस्तु को दबाया पिचकाया जाता है जो भी है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। आर्किमिडीज सिद्धांत पर नहीं है तो तैरने वाली किसी प्लवन वाली गति पर कार्य करता है, पास्कल सिद्धांत पर या बर्नौली के सिद्धांत पर, इनमें से कोई नहीं। तो पास्कल सिद्धांत पर जो है, पास्कल सिद्धांत पर हाइड्रोलिक प्रेस क्या करता है, कार्य करता है। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, पास्कल सिद्धांत पर। चलिए, एक तार में वोल्टेज और धारा, एक तार में वोल्टेज और धारा के अनुपात को कहते हैं, वोल्टेज और धारा के अनुपात को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, विद्युत शक्ति कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। वोल्टेज है और धारा के जो अनुपात होता है उसको कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है, किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा किस यंत्र में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है, डायनेमो में, मोटर में, सेल में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये है मोटर में विद्युत ऊर्जा में बदली जा सकती है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भर दिया जाए, एक बैरोमीटर में पारे की जगह यदि पानी भर दिया जाए तो पानी भरा जाए तो मीटर की ऊंचाई क्या होगी, वहीं रहेगी, बढ़ाई जाएगी, कम की जाएगी, इनमें से कोई नहीं। अगर क्या कर रहे हैं आप कि एक बैरोमीटर में पानी की जगह यदि पारे की जगह यदि पानी भर दिया जा रहा है ना, पानी भरा जाए तो मीटर की ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। क्या की जाएगी, बढ़ाई जाएगी। आगे चलते हैं। कौन से ताप पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, कौन से ताप पर पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस या 32 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का जो घनत्व होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ लेकर चलते हैं। बहुत तेज चल रहा है इसलिए क्योंकि हमें जल्दी सेशन समाप्त करना है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विखंडित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो श्वेत प्रकाश का 7 रंग में विखंडित होता ना, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये चलिए, श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विखंडित, जो श्वेत प्रकाश उसका 7 रंगों में विखंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस या फिर विक्षेपण, डिस्पर्जन, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वेत प्रकाश है उसके 7 रंगों में विखंडित होने की प्रक्रिया को कहते हैं विक्षेपण ना, क्या कहते हैं, विक्षेपण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन। बड़ा फेमस क्वेश्चन आ गया कि एक अश्वशक्ति 1 HP हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 786 वाट, 746 वाट, 766 वाट या 746 किलोवाट। तो 786 वाट होता है, किलोवाट नहीं। आपको पैमाना भी बदल कर जो है क्या कर सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो है कह रहा है कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, सदिश राशि है, दिशा राशि है या परिमेय राशि है। तो ये दो, दिशा राशि परिमेय राशि कम यूज होती है लेकिन सदिश अदिश ज़्यादा यूज होती है। यहाँ पे अदिश राशि है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन जाएगा। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। चलिए, त्वरण के बारे में पूछ दिया है। त्वरण क्या है, जो एक्सीलरेशन होता है वो कौन सी राशि है, अदिश, सदिश, दिश या परिमेय। तो यह जो है त्वरण जो होता है आपका अदिश राशि होता है। कैसा होता है, अदिश राशि होता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। त्वरण है, विस्थापन है, दूरी है या वेग है। तो वेग आपकी जो है इसमें से सदिश राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 18 क्वेश्चन मिस हो गया है, तो 18 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी, मतलब मैं आपको 18 क्वेश्चन के रूप में होमवर्क दूंगा। उस बात को याद रखिएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, चलिए, तो 18 क्वेश्चन इसमें मिस कर दिया, जिसको मैंने कहा ना मैं आपसे पूछूंगा। तो 19 क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के बराबर होता है या अधिक होता है या कम होता है, या कभी कम होता है तो कभी ज़्यादा। ठीक है ना, तो किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। किसी वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान उसके गुरुत्वीय मान के क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि
एक पिंड एक समान वेग से एक सीधी रेखा में चल रहा है। एक पिंड एक समान वेग से एक सीधी रेखा में चल रहा है। यदि हम उस पर बल ना लगाएं तो उसका वेग बढ़ने लगेगा, उसका वेग घटने लगेगा, उसका वेग ना घटेगा ना बढ़ेगा और ना ही उसका भार, यहाँ पर उसका भार घट जाएगा। तो यदि उस पर ना तो बल करा कि यदि हम उस पर कोई बल नहीं लगा रहे तो ना तो उसका वेग घटेगा और ना ही क्या होगा, बढ़ेगा, वो समान से चलता रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। एक मनुष्य, बहुत उम्दा क्वेश्चन उठा कर लेकर आए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक मनुष्य एक लिफ्ट में एक समान त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है। बताओ कि उसका भार बढ़ जाएगा, उसका भार घट जाएगा। और आगे ऑप्शन उस वाले पार्ट में है। आगे है, उसका भार घट जाएगा, उसका भार बढ़ जाएगा, या उसका भार जो है समान रहेगा, या फिर भार की गणना संभव नहीं है। भार की गणना संभव नहीं है, इसका ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंजन ऐसा है जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है। कौन सा इंजन ऐसा है जिसमें न्यूटन के नियम का पालन होता है। रेलगाड़ी का इंजन, रॉकेट का इंजन, या स्कूटर का इंजन, या कार का इंजन। तो रॉकेट का जो इंजन होता है, रॉकेट का इंजन, इसमें जो है न्यूटन के नियम का पालन होता है। ये ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि घोड़े पर बैठा एक व्यक्ति, आदमी सड़क पर तेजी से जा रहा है। घोड़े के एकाएक रुकने से बैठा व्यक्ति किस ओर जाएगा। तो जब घोड़ा एकाएक रुकेगा ना तो व्यक्ति किधर जाएगा, आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है ना, इसका ऑप्शन वही राइट होगा 23 का। अब 24 आ जाते हैं। कोई गाड़ी उलट जाएगी यदि उसका गुरुत्व केंद्र काफ़ी नीचे हो, वह हल्की हो, उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर हो, उसकी चौड़ाई कम हो। तो उसका गुरुत्व केंद्र यदि आधार के बाहर होगा ना, उसका गुरुत्व केंद्र यदि आधार के बाहर होगा तो गाड़ी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से उदासीन संतुलन है, निम्नलिखित में से उदासीन संतुलन है। मेज पर रखी गेंद का, मेज पर रखी पुस्तक का, रस्सी पर चलते हुए बाजीगर का, या चाकू की धार पर टिके हुए स्केल का। तो जो उदासीन संतुलन होता है वो मेज पर रखी पुस्तक का होता है, क्योंकि उसके गिरने की संभावना सबसे क्या होती है, कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। वस्तु में गतिज ऊर्जा के कारण गति होती है, ये तो सही है। दूसरा है, वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के कारण स्थितिज ऊर्जा का स्थित होती है, ये भी सही है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा का रूपांतर संभव नहीं है, तो ये गलत बात है। ऊर्जा का रूपांतर संभव है, ठीक है ना। ऊर्जा एक रूप से दूसरे में बदलती है मगर नष्ट नहीं होती है, ठीक है, ये सही। यही वाला ऑप्शन आपका जो है असत्य है कि ऊर्जा का रूपांतर नहीं हो सकता, ऊर्जा का रूपांतर। आगे है, स्प्रिंग को खींच कर लंबा करना, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है, बी स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, सी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा का उदाहरण है, या भौतिक ऊर्जा का उदाहरण है। तो इसमें जो है स्प्रिंग को खींच कर लंबा कर रहे हैं ना, जब भी आप स्प्रिंग को खींच कर लंबा करेंगे तो ये किसका उदाहरण, स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, उदाहरण होगा। किसका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन, स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण होगा। आइए 28 पर चलते हैं। एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के वजन को लेकर एक वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहा है तो उसका कार्य 0 होगा, 20 किलो होगा, 20 जूल होगा, या 26 अर्ग होगा, या 20 पाई जूल होगा। उसका कार्य 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर किसी तल के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो किसी तल के एकांक क्षेत्रफल पर तल के लंबवत लगने वाले बल को कहते हैं दाब। क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, इसे हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है दोस्त, आइए लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। झरने से गिरने वाले जल की स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित
हो जाती है? किसमें? ध्वनि ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा में, स्थिति ऊर्जा में या फिर ऊष्मीय। तो ध्वनि ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है झरने से गिरने वाली जल की गतिज ऊर्जा। तो यहाँ से आपका 30 क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये जो फर्स्ट पार्ट रहा जनरल साइंस का आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आपको अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा विभवांतर किसका मात्रक है? विभवांतर या विभवांतर, हाँ विभवांतर किसका मात्रक है? इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद। इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ जल्द ही मिलेंगे।